दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हड़कंप मच गया। हड़कंप क्या मच गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब यानी 05 5 लोगों की बेंच ने हड़का दिया। हड़का दिया क्या मतलब? एक प्रेशर डाला कि भाई हम आपसे पिछले कई महीने से कह रहे हैं कि आप हमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले डोनर्स की लिस्ट दीजिए। आप दे ही नहीं रहे। स्टेट बैंक इसमें पार्टी है, हालांकि देखने को तो स्टेट बैंक पार्टी, लेकिन है तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जी। तो अभी उन्होंने जून तक का समय, यानी अब अभी अभी मार्च है, अभी अप्रैल और मई में चुनाव होंगे। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब हम जून में आपको लिस्ट देंगे। हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि ये सारे आज बैंक के जो डिजिटल काम हैं वो एक पॉइंट पर होते हैं। हम लोग भी आपसे अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग भी एक पॉइंट क्लिक करके ही एक लिंक में जाकर ही आपसे बात कर पा रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग दिल्ली में हो रही और मैं बंबई से कर रहा हूँ। एक पॉइंट दबाया और हो रहा है। वही मेरा है, वही बात उन्होंने कही चंद्रचूड़ जी ने कि ये हम सबको पता है कि एक क्लिक पर है सब कुछ, तो आप दे क्यों नहीं रहे? बहाना क्यों बना रहे हैं? अब आज डेट थी तो अब अगली डेट 2-4 दिन बाद पढ़ने को होती, लेकिन चंद्रचूड़ साहब 50 से उन्होंने निर्णय दिया कि कल शाम 5 बजे तक मेरे टेबल पर डोनर की लिस्ट होनी चाहिए। कल 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने वह लिस्ट देने का आदेश दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब देश के जाने माने वकील, ओ माफ करिएगा भाई साहब, आप लोग माफ करिएगा, देश के जाने माने वकील गलत कह दिया। लंदन के जाने माने वकील हरीश साल्वे, अभी वो लंदन चले गए ना, वहां लंदन की यूके की नागरिकता ले ली, तो भाई हम वही का नाम लेंगे ना। तो लंदन के जाने माने वकील, अभी उन्होंने शादी भी तीसरी की है, उनको शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि शादी की शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो हरीश साल्वे यूके के नागरिक हो गए, वहां उन्होंने तीसरी शादी की। खैर ये उनके निजी मैटर हैं। तो देश के लंदन के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने बहस के दौरान ये कोशिश की कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट कोर्ट में न देनी पड़े। क्यों न देनी पड़े? हरीश साल्वे स्टेट बैंक के पहले वकील बन के आए, देख लीजिए आप पहले क्या है। आप स्टेट बैंक के, स्टेट बैंक है क्या? वहां के चेयरमैन को सैलरी मिलती है, वहां के जीएम को सैलरी मिलती है, वहां के जो 10, 20, 100, 200 एजीएम है उनको सैलरी मिलती। और सैलरी कैसे मिलती है? जो जनता वहां पैसे जमा करती है उसके इंटरेस्ट पर बैंक चलता। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा नहीं आता। स्टेट बैंक भारत की सबसे पुरानी बैंक है और सबसे बड़ी बैंक है। तो हरीश साल्वे बहुत महंगे वकील हैं, उनकी फीस लाखों करोड़ों में है। अब वो लंदन से आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ करोड़ रुपए उनको मिले होंगे। और किससे मिले होंगे? चेयरमैन की अपने अकाउंट से तो थोड़ी न गए होंगे। अरे भाई आप चेयरमैन है, आप दे दीजिए ना, आप क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को और मोदी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर फीस भी उन्हीं से लो ना, हरीश साल्वे की। हरीश साल्वे ने जो करोड़ों रुपए मांगे हैं फीस के, वो उनसे लो, भाजपा से या मोदी जी से। आप हमारी जनता, मेरा भी अकाउंट है एसबीआई में। अब आप मेरे पैसे से आप हरीश साल्वे को फीस दे रहे हैं और बचा किसको रहे हैं? नरेंद्र मोदी को और भाजपा को। खैर अभी एसबीआई का मतलब यह है, अच्छी तरीके से सबको मालूम है कि आम जनता का बैंक है और आम जनता का पैसा आप दे रहे हैं। एक फैक्ट को छुपाने के लिए एसबीआई किस तरह आम जनता के करोड़ों रुपए फीस के रूप में दे रही है, ये प्रश्न भी 1-2 दिन में उठना चाहिए। एसबीआई का काम है देश की जनता के धन की सुरक्षा, ना कि इस तरह से इसके उल्टे जनता की सुरक्षा करने की जगह, बोलिए, जनता की सुरक्षा करने की जगह
केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा स्टेट बैंक कर। और यूं भी देखिए नरेंद्र मोदी भी कितने कमजोर सिद्ध हुए, सॉरी टू से प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत मजबूत अपने आप को शो करते हैं, ब्रांडिंग अपनी करते हैं, अरबों रुपया आपने अपनी ब्रांडिंग में खर्च किया कि आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन आप कितने डरपोक और कायर आदमी हैं कि आपको अपने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैंक की जरूरत पड़ रही है, एक बैंक की जरूरत आपको पड़ रही है, एक बैंक आपकी सुरक्षा के लिए सामने आए। शिखंडी आते थे ना, जैसे महाभारत में शिखंडी, वैसे ही आपने बहुत जगह पर शिखंडी खड़े कर रखे हैं, उसमें अभी नया शिखंडी स्टेट बैंक आएगा। तो मोदी जी की सुरक्षा के लिए एक शिखंडी, शिखंडी यानी नरेंद्र मोदी के रक्षा के लिए स्टेट बैंक आया था। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड आपने खरीद लिए, आपके लोगों ने लिए, भाजपा को गया पैसा, हम कहते दूसरे दलों को भी गया, तो आप क्यों बताने में आपको प्रॉब्लम है? आपको क्या इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कभी ना कभी दूसरी सरकारें आएंगी और आपको जेल में ठूंस देंगी, जो आप गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। और अरे ठीक है, आप प्रधानमंत्री, भाजपा की सुरक्षा के लिए आप थोड़ी ना। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक का समय दिया। 5 बजे ही कोर्ट बंद होता है, शायद 6 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, 5-6 बजे के बीच का समय। यह सूची नरेंद्र मोदी या भाजपा क्यों नहीं देना चाहते? स्टेट बैंक तो देना चाहता, भाई सीधी सी बात है, स्टेट बैंक के पापा का क्या जा रहा है? जो वहां के चेयरमैन है, हाँ उनका नाम है दिनेश खारा साहब। वो खारा साहब अगर गुजरात के हैं तो भाई पता नहीं, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर, वो वहां के थे, गुजरात के थे। तो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बन के यहाँ पर 14 में आए तो उन्होंने समझ लिया कि हम भारत के मालिक हो गए, और पूरे के पूरे अपने अपने चीफ सेक्रेटरी को लेके आ गए, नपेंद्र मिश्रा को, फला को, पूरे गुजराती बंधुओं को उन्होंने रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया। अपने संस्थानों में जो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर उन्होंने गुजरात के लोगों को रखा। हालांकि ये उनका अधिकार है, लेकिन उनको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री थोड़ी ना। आप हर बार गुजरात का फेवर करते हैं। आप वेदांता ले गए गुजरात महाराष्ट्र से, आप फेयरफैक्स ले गए वहां पर, आप कपड़ा मार्केट ले गए गुजरात, आप शेयर मार्केट को भी गुजरात ले जा रहे हैं, डायमंड मार्केट आप गुजरात में ही सब। क्या आप पूरे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते? आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में ले जाते हैं शेयर मार्केट? आप कपड़ा मार्केट यूपी में क्यों नहीं चलाते हैं? मेरठ में क्यों नहीं ले जाते हैं? लखनऊ में क्यों नहीं ले जाते हैं? सॉरी। तो ये, खैर, नरेंद्र मोदी और भाजपा क्यों नहीं चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची सामने आए? क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी के सम्मन जिनको दिए गए, और ईडी, सीबीआई और आईटी की फाइलें जिनकी तैयार हुई और उन्हें फाइलें दी गई। अब कोई बड़ा व्यापारी है, 2-4 हजार करोड़, बंबई में तो हम गली में देखते हैं, हर हर जगह 100-200 करोड़ वाले लोग मिलते हैं। अब उनके बाद एक फाइल झूठी ही चली जाए कि आपकी ईडी आ रही है, आपकी सीबीआई आ रही जांच, बाप रे बाप रे, बेचारे वो व्यापारी परेशान हो जाएंगे। तो जो वो फाइल, और ऐसा हुआ भी है, मैं केस बताता हूँ, और वो अरे भाई अब ईडी मत भेजो, क्या है, उनका 200 करोड़ का धंधा है, मालूम पड़ा 2-4-6-10 करोड़ ले आए। अब वो कहाँ गया? अगर मान लो 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, 5 करोड़ जो दलाल है बीच में, वो, ये एक बड़ी बात है जिसकी खोज होनी चाहिए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर कितनी वसूली हुई है इस देश में, प्राइवेट उसमें। ईडी 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 के अधिकारी मीणा पकड़ा गया ना 15 लाख रुपए लेते हुए, कहां पर? राजस्थान में, वहां की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। उसी तरीके से यहां पकड़ा गया पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो नहीं पकड़े गए, ईडी के अफसर तो छोड़िए, मैं आपको एक केस बता रहा हूं, शायद आंध्र प्रदेश या केरल के जज का है। वो जज साहब के 2 बच्चे जो है विदेश में काम पढ़ते थे, तो उनके बाद एक भाई साहब पहुंचे भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के जा सकते हैं।
कि मैं आपके वो जो विदेश में बच्चे पढ़ते हैं उनको वहां पर रिटायर्ड जज हैं, वो उन्होंने FIR की है। मैं इसलिए बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। उन्होंने FIR रजिस्टर्ड की कि वो साहब आए और बोले जो विदेश में आपके दोनों बच्चे पढ़े हैं उनको वहीं पर नौकरी मिल जाए, और वो हमको 2.5 करोड़ आप दीजिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने उसके। यानी ये घूस हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लिए घूस हो गई। और वो मांगने वाला जो व्यक्ति था, अब उसका नाम और उनकी सारी चीजें सामने आएंगी तब पता चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के किस पोस्ट पे है। तो खैर अब वो रिटायर्ड जज साहब ने FIR लिखाई है और वो 2.5 करोड़ लेकर वो गायब हो गए। तो इसमें ED CBI IT की यहाँ अब किसी भी पान मसाले के बाद यूपी में चले, अरे भाई आपके पास ED की रेड आ रही थी, अरे भाई माफ करिए इतना ले जाइए, 20 करोड़ दो, चलो 5-7 करोड़ में हो गया। ऐसे सौदे मैंने बहुत सारे देखे हैं, सुने। तो और बाद में इन्हीं कंपनियों, इन्हीं मालिकों, इन्हीं व्यापारियों ने भाजपा को घूस के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भाजपा को उपकृत किया। मैं जो है अभी वहां के इत्र व्यापारी से कन्नौज में बात कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तो किस ढंग से ED और CBI के लोग नकली, हम कहते हैं ED और CBI नहीं कर रही, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी का वो कोई बजरंग दल किसका कहाँ है, वो जाके बोलता भाई ED आ रही, CBI आ रही। ऐसे केस आए ना, एक केस तो मैंने जज का बताया, हिम्मत देखी, बाकी दूसरे लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखाते। अब इनमें किस किस के नाम होंगे सोचिए, अगर सूची दे दी गई, स्टेट बैंक ने सूची दी, तो उसमें नाम किसके किसके? इसमें तमाम PSU जो हैं उनके नाम होंगे, उनके चेयरमैन की नियुक्तियां होती है सरकार पर, है ना। बहुत सारे मैं जानता हूं पिछले कई वर्षों से, तो उनके चेयरमैन की नियुक्ति एक वो है, वाइन बोर्ड है, वाइन बोर्ड की नियुक्ति के लिए 8-8, 10-10 करोड़ रुपया दिए जाते, मुझे पता है, ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में आता है। ऐसे तमाम आते हैं, कोल मिनिस्ट्री में आते हैं, वो जो कलकत्ता में इनका कोल का एक वो है, उसमें नियुक्तियों के लिए पैसे जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? वो कोई भाई आपको 20 करोड़ घूस देनी है, आप 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेके भाजपा को दे दिए, 10 करोड़ 20 का दलाल खा लेता है। तो इसमें तमाम PSU के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्तियां होती हैं, जो उन्होंने घूस के रूप में भाजपा या केंद्र सरकार को पैसे अब डायरेक्ट नहीं देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते हैं। IAS IPS ये तमाम अधिकारी ट्रांसफर लेते हैं, जिनका असम में है, जिनका गुवाहाटी में है, जिनका अनरिस्ट वाले स्थानों में IAS हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमसे 2-4-10 करोड़ ले लो और हमें जो है लखनऊ, कानपुर, जयपुर, जोधपुर या गुजरात भेज। तो वो लोग भी घूस के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। अब जो बीच में दलाल गया ना ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, वो 10 करोड़ में तय करता है, तो 5 करोड़ का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेता है और 5 करोड़ बीच में वो खुद खा लेता है। ये सूचनाएं हमको लोगों को, अखबार वालों को मिलती रहती हैं। और जिन्हें बड़े बड़े ठेके दिए गए, अब जो है मुझे पता है बंबई में, जहां से मैं बैठे अपने घर से बोल रहा हूँ, नीचे से मेट्रो की लाइन जा रही, पता नहीं कब से, जो वो कोरोना काल से बनी रहा है। वो कोई गुप्ता जी हैं, JK गुप्ता या क्या, और उनको जो है फटाफट उनको जो है पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो उनको करोड़ों अरबों रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। वो वो पर मेट्रो की वो लाइन बिछा रहे हैं, मेट्रो के ब्रिज बना रहे हैं 2-3 साल से तो बंबई में धूल है, सड़कें बन रही हैं, कहीं ये हो रहा है। तो वो सब क्या हो रहा है? ये ठेके जो दिए जा रहे हैं, ये ठेके, अब हमारा सरकार के साथ तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, महाराष्ट्र सरकार जब से बनी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बोल दिया, तब से उन्होंने उस दिन से जल्दी जल्दी ठेके देने शुरू किए, भैया जितनी जल्दी दे लो उतनी जल्दी कमीशन मिल जाए। हर आदमी को चाहिए ना कुछ राजनीतिक लोग, तो जिन्हें बड़े बड़े ठेके दिए गए, तो जब ये सूची आएगी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में डोनेशन देने वालों की, तो पता चलेगा कि भैया मेट्रो के गुप्ता जी ने कितना दिया है, तब आपने उनको ठेका दिया। वो जो मोरबी का पुल टूटा था, अजंता घड़ी वाला जो बनाया था गुजरात में,
उसको उसका ठेका दिया गया था ना करोड़ों रुपए का, और करोड़ों का ठेका दिया तो उसने कितना कमीशन दिया, कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, उसका तो कुछ पता ही नहीं कर। और तो छोड़िए, उज्जैन के जो उज्जैन में शिव भगवान की मूर्ति एक हवा के झोंके से गिरी, वो गुजरात के एक ठेकेदार थे, वो पता नहीं क्या कागज के शिव जी ले आए उज्जैन के मंदिर में। तो साहब वो ठेका उनको मिला, उनको अगर ठेका ये मिला है तो उनका पता चलेगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के एवज में, उसके एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का। अब एक चीज और बड़ी खतरनाक है, खाली इतना ही नहीं, चीन की संस्थाओं का पैसा क्या इसमें लगा है। देखिए, अगर पेटीएम का पैसा है, पेटीएम वाले शर्मा जी ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तो शर्मा जी को ये बताना पड़ेगा कि आपकी 10% की भागीदारी आपकी चीन की कंपनी अलीबाबा की भी है। तो क्या आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उसमें चीन को भी माना जाएगा भागीदार? क्या चीन ने भी भाजपा को चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में? पेटीएम का 10% शेयर अलीबाबा का है और वो चीन की कंपनी है। तो क्या चीन या पाकिस्तान की कुछ कंपनियों का पैसा इसमें लगा है? पता तो चलेगा ना। अब आपने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, वल्लभ भाई पटेल को सलूट है, देश के महान आदमी थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कांग्रेस के बड़े नेता थे। नरेंद्र मोदी ने 3,000 करोड़ की वो मूर्ति लगाई, जो जिसको उसको ड्रा किया था भारत के एक मराठी आर्टिस्ट ने, उनको कितना मिला ये तो नहीं मालूम, हजारों करोड़ रुपया चीन चला गया। तो क्या वो बनाने वाले ने इलेक्टोरल बॉन्ड में के रूप में भारतीय जनता पार्टी को घूस दी है? बड़ा ठेका मिलेगा तो घूस तो दिया ही जाएगा। तो क्या पाकिस्तान की भी कुछ कंपनियां इसमें है? क्या सुरक्षा के नाम पर, अब हम तो ज्यादा सुरक्षा के नाम पर मैं ज्यादा सवाल एक्चुअल में करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुरक्षा का जब भी मामला होता है मुझे लगता है कि हमें देश की सीमाओं के बाहर की जब भी चर्चा की जाए तो हमें अच्छे से चर्चा करनी चाहिए, हमें प्रथम देश की बात करनी चाहिए। तो मगर मैं सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ कि हथियार खरीदी में जो जो जिन्होंने दलाली दी। अब देखो 500 करोड़ का राफेल है, वो 1650 में खरीदा गया, 1650 करोड़ में, तो कुछ ना कुछ तो दलाली ली गई है ना। अब ठीक है, गोगोई ने उसको क्लीन चिट दे दी और राज्यसभा पहुंच गए, ना तो उनके पापा का कुछ गया, देश का गया ना, हम सब लोगों का पैसा गया। 500 करोड़ का 1650 करोड़, उसमें बीच में कमीशन का एक आया, कमीशन आने, भाई रक्षा सौदों में दलाली आज से नहीं हो रही, वर्षों वर्षों से हो रही। तो भाई मोदी जी ने की सरकार में भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन गोगोई द्वारा क्लीन चिट दिया जाना बड़ा मतलब अजीब सी बात है। तो जो प्रमुख रूप से देखना है, देखिए पैसे बहुत सारे, ब्लैक मनी होती है, एडजस्ट कहां हो। अब गौतम अडानी की सेल कंपनियां तो है ना, वो सेल कंपनियां, गौतम अडानी का नाम ही हटा दिया। देखिए गौतम अडानी और बेचारी महुआ मोइत्रा की सदस्यता ले ली, वो फिर चुनाव लड़ रही। हाँ, राहुल गांधी की सदस्यता ले ली, वो तो कोर्ट में चंचूर ने बहाल की, घर छीन लिया। गौतम अडानी का नाम ले लो तो पता नहीं जाने क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी गई मोदी जी। वहां प्रूफ हुआ, हम ये नहीं कह रहे हिंडनबर्ग ने, दूसरे तमाम जगहों से प्रमाणित हुआ, भारत के पत्रकारों ने प्रमाणित किया। क्या प्रमाणित किया? कि विनोद अडानी जो गौतम अडानी का भाई है, उसने सेल कंपनियों के माध्यम से इधर उधर पैसा किया। सेल कंपनियां, छद्म कंपनियां, और उसके प्रमाण आ चुके हैं। मगर देश का मीडिया, अंजना बाई, श्वेता बाई, चित्रा जलेबी बाई, ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं ना। इन लोगों को पैसे मिलते हैं, बढ़िया इनके बच्चे खाना वाना खाते हैं, बढ़िया इन लोगों को करोड़ों के घर हैं तभी तक हैं जब तक इनके भाई मोदी जी की सरकार है। उसके बाद इनसे भी सवाल होगा कि तुमने देश की हिंदू मुस्लिम एक देशद्रोही का काम किया। ये जो तुमने किया ना, अभी अभी ये इसको बचा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मोदी जी को बचा रहे हैं। अरे मोदी जी का क्या लेना देना इलेक्टोरल, एसबीआई को बचा रहे हैं। एसबीआई तुम्हें क्या दे रहा है?
मगर चूंकि मोदी जी एसबीआई के बचाएंगे, अब एसबीआई को सेव करेंगे तो मोदी जी सेव होंगे। तो अब गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की सेल कंपनियों का पैसा। और मैं एक बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, गुजरात की, मैंने इस पर एक काफी काम भी किया, देखा है कि गुजरात का जो मुद्रा पोर्ट है वो गौतम अडानी को बेचा गया। अब वहां कितनी बार ड्रग्स आई, कोई कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, कभी 4,000 करोड़ की, कभी 2,000 करोड़ की। अब आप ये समझिए कि गुजरात में अगर वहां पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 50 खेप निकल जाती हैं तो 2 खेप पकड़ी जाती। तो क्या ये ड्रग रैकेटियर जो हैं ये सीधे घूस ना दे? भाई कितनी घूस देंगे? नगद घूस थोड़ी ना देंगे। कहाँ रखी जाए? किसी मंत्रालय में जगह थोड़ी ना होती। और मैं ये कह नहीं सकता कि प्रधानमंत्री आवास में तो जगह होती, मगर रुपए तो रखे तो बैंक में ही जाते हैं ना। तो ये ड्रग रैकेटियर जो मुद्रा पोर्ट पे या गुजरात के दूसरे पोर्ट्स पर जो जो लाखों करोड़ की ड्रग्स ला चुके हैं, उन्होंने अपने बचने के लिए जो बीच का एजेंट है उसे भी पैसे दिए होंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा होगा। क्या ये पोल खुलेगी? इसलिए मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए स्टेट बैंक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2014 के बाद इस देश में एक गैंग है, मैं आपको उस पर एक बड़ा वीडियो बनाने वाला हूं। 2014 के पहले भी हम लोगों ने भी इम्तिहान दिए इलाहाबाद बोर्ड, कोई पेपर लीक नहीं होता था। हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 मिलते थे, साइकिल में बैठे चले जा रहे हैं बिराना रोड, यार 5 क्वेश्चन मिले, वो 3 देता था, वो आके पढ़ते थे। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ तो पेपर लीक गैंग है। अब इसका गुजरात से कोई संबंध है क्या? पता करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी सिपाहियों का जो है 10,000 सिपाही था, 50-60 लाख लोगों ने बना। बेरोजगारी पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन पेपर लीक, उसका पेपर लीक हो। अब ये पेपर लीक करोड़ों रुपए में होता, पेपर लीक करने वाले अधिकारी होते। उस मंत्रालय को पकड़ो ना जिसका पेपर था। गृह मंत्रालय तो इनके पास ही है ना, योगी को अरेस्ट करो, योगी को नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि अभी आप ही के मंत्रालय से तो लीक हुआ है। पुलिस भर्ती तो आप ही के मंत्रालय में होती है। तो पेपर लीक गैंग गुजरात से चलता है, कहाँ कहाँ जाता है देश में, पूरे हिंदुस्तान में। अब लोग बोलते हैं कि ये भी गुजरात का एक गैंग जो है पूरे देश में ठेके ले रहा है हर जगह। वहां भी पहुंच गए, अयोध्या में भी गुजरात के लोग पहुंच गए ठेका लेके, वहां पर भी होटल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो ये जो पेपर लीक गैंग है ये बड़ी तेजी से 10 साल में डेवलप हुआ। और ये भी घूस इलेक्टोरल बॉन्ड तो अभी खैर आया है कुछ ही साल पहले अरुण जेटली की दया से, लेकिन जब से आया है तब से जो है उसमें कई विवाद सामने आए हैं जिनका जिक्र अभी मैं नहीं करना चाहता। अभी मैं सिर्फ आज का जिक्र, आज का भी नहीं करना चाहता, मैं कल शाम 5 बजे का करना चाहता हूँ। तो और आखिरी बात बोल रही, क्या इसमें नीरव, एक कानून आया था जिसको जो मुझे उस समय मैंने बहुत लिखा था उस पर। जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, विजय माल्या, ललित मोदी, फला संदेशरा ये भागे, उसी समय एक कानून आ गया कि विदेश से जो भी धन पार्टियों को चंदे के रूप में मिलेगा उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, उसकी जांच नहीं होगी। वाह भाई, आपका हजारों करोड़ लेके गुजराती मित्र भाग गए हैं, अब कोई गुजराती मुझको भी नोटिस भेज देगा। उसमें कर्नाटक के भी हैं, विजय माल्या हैं, है ना। तो और भी प्रांतों के हैं, लेकिन मूल रूप से गुजरात के लोग। मेहुल चौकसी गुजरात के हैं, नीरव मोदी गुजरात के हैं, ललित मोदी, ये सब लोगों का तो ऐसे में इन लोगों को भारत वापस आके सजा देनी थी ना, लेकिन वापस नहीं लाना है। आप जो पैसा ले गए हो आप किसी न किसी माध्यम से हमें दे दो चंदे के रूप में। तो क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, ललित मोदी के लोगों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं? तो अगर सूची आएगी तो उनका भी नाम आएगा।
ये सब तो कल शाम 5 बजे पता चलेगा। मैं फिर बात दोहरा दे जाना चाहता हूँ कि क्या चीन का पैसा है, क्या पाकिस्तान का पैसा है, क्या ड्रग रैकेटियर का पैसा है, क्या पेपर लीक गैंग का पैसा है, क्या नीरव मोदी भगेड़ू जो है नीरव मोदी और ये सब उनका पैसा है, या आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर का पैसा है, या ये किसका पैसा है? इसको छुपाना चाहते क्या है? नरेंद्र मोदी बताने दीजिए ना। आप एसबीआई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो बताने नहीं दिया जा रहा है। अब चंद्रचूड़ साहब गुस्से में आ गए हैं। गुस्से में मैं तो न कहूंगा, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं देश के, वो गुस्से में नहीं आते हैं, वो संविधान के अनुसार फैसला करते हैं। तो ये सब तो कल 5 बजे पता चलेगा, लेकिन उसके पहले और बाद में क्या हो? कल मान लीजिए मैं आपको आप मूल रूप से यहीं आना चाहता हूं। कल 5 बजे अगर ये फिर सूची नहीं देते हैं तो क्या होगा? कल शाम 5 बजे अगर ये सूची नहीं देंगे स्टेट बैंक के लोग, तो क्या होगा? तो इसमें क्या एक ये सूची ना देने पर इनके ऊपर क्या क्या हो सकता है? 2 बातें। मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकर्षण तिवारी से बात किया, युवा वकील हैं। मैंने उनसे बताया, मैंने उनसे सीधे प्रश्न किया कि यार ये तो नरेंद्र मोदी को चुनाव से मतलब है। मैं ये तो नहीं कहूंगा उनको भारत से मतलब नहीं, हाँ उन्हें किसानों से मतलब नहीं है, उन्हें बेरोजगारों से मतलब नहीं है, उन्हें महंगाई से मतलब नहीं है, उन्हें किसी से मतलब नहीं, उन्हें अडानी से मतलब है और अंबानी से मतलब है। ये 2 लोगों से मतलब, और अपने फंड से मतलब। अब उनको अगर कल 5 बजे मेरे ख्याल से वो नहीं देंगे, अगर वो नहीं देंगे सूची, तो होगा क्या? मैंने आकर्षण तिवारी से प्रश्न किया, एडवोकेट आकर्षण तिवारी से, कि भाई कल ये अवमानना के लिए तैयार हो जाएंगे? तो वो थोड़ा बोले ऐसे कैसे हो जाएंगे। हमने कहा सुनिए, फिर हमने धीरे से हम लोगों ने बात किया, चर्चा किया। हमने कहा अवमानना, भाई अगर सूची नहीं देंगे तो चंद्रचूड़ ने बोला है ना कि हम इंटरेस्टेड नहीं है अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, लेकिन अगर आप ये सूची नहीं देंगे तो हमें वो करना पड़ेगा। तो मैं सुनिश्चित हूं कि कल सूची नहीं देंगे और वो अवमानना का केस फेस करने के लिए तैयार हो। नरेंद्र मोदी और एसबीआई के चेयरमैन को यही बताया होगा, हरीश साल्वे ने, महेश जेठमलानी ने, और भी जो भारतीय जनता पार्टी के वकील है, कि होगा ठीक है अवमानना करने दो, सूची मत दे देना। क्योंकि सूची दे दोगे आप तो चुनाव के पहले बवाल हो जाएगा, और 2024 का चुनाव वैसे भी मोदी जी हार रहे हैं। अगर सूची कल आउट हो गई तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, 50-100 के अंदर ही निपट जाए। इसलिए सूची कल भी नहीं देंगे। तो मैंने यही कहा कि कल सूची नहीं देंगे तो अवमानना केस होगा। मैंने आकर्षण से केवल ये पूछा कि अवमानना केस 2-4 महीने चलेगा ना? कहले हाँ ये तो है अभिलाष जी, अवमानना केस होगा, कल नहीं देंगे तो अवमानना केस शुरू होगा और वो थोड़ा सा आगे चलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो जो उनके उनकी उनकी जो ताकत है, उनके पास असीमित शक्तियां, तो वो दूसरे प्रकार के, कल ये इन्होंने सूची नहीं दी तो वो अवमानना का केस कर सकते हैं, और यह भी कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि तुम्हारे डिजिटल डिपार्टमेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट रिसीवर बैठे और वो वहां से सारी सूचनाएं, कोर्ट रिसीवर कोर्ट के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में वो आए। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है, मैंने आकर्षण से बोला कोर्ट रिसीवर कौन से बड़े बड़े वहां से हरिश्चंद्र के जो है कजन लगते हैं, वो कोर्ट रिसीवर भी डिले कर सकते हैं ना। महाराष्ट्र सरकार देखो असंवैधानिक बोली है, चंद्रचूड़ जी ने बोली, उसके बाद भी आज तक चली रही है ना। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग के जो लूप होल हैं वो हम सबको पता है। तो कल अगर उन्होंने मुझे लग रहा है पर्सनली, मैं समझता हूं कि कल सूची नहीं देंगे और अवमानना केस
को वो फेस करेंगे और उसमें 1.5-2 महीने फिर सुप्रीम कोर्ट सोचेगी नहीं इलेक्शन के पहले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन से बहुत लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, संवैधानिक आधार पर जो जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक के डिजिटल डिपार्टमेंट में कोई कोर्ट रिसीवर भेजेगी तो हो सकता है वहां से कोई चीज निकले। तो सुप्रीम कोर्ट रिसीवर नहीं भेजती है तो क्या होगा, मान लो कह दे कि हम नहीं भेजेंगे तो अवमानना केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी भी करेगी तो 1-1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन चुनाव तो है अभी, मार्च है, अप्रैल मई में, तो चुनाव के बीच में ही अवमानना का केस स्टेट बैंक पर चलेगा जो 2 महीने से ज्यादा लगेंगे और चुनाव का वक्त गुजर जाएगा। मोदी जी यही तो चाहते हैं कि अवमानना, भाई हम मोदी जी को इससे मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, उनको मतलब है भैया मेरा चुनाव सेफ रहे। जो आदमी आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए कर देता है क्योंकि चुनाव है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को आप क्या करेंगे कि वो अवमानना फेस करेंगे और कहेंगे भैया हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी या जो भी है माननीय वकील है ना, तो वो आप इतना फीस लो, आप मुझे किसी न किसी तरीके से 2 महीने गुजरवा दो, चुनाव हो जाए। अब क्योंकि सूची के जारी होते ही नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है कि मुझे अप्रैल मई, देखो नरेंद्र मोदी यानी स्टेट बैंक में, जब भी स्टेट बैंक ने खुद समय मांगा है कि हम जून में देंगे लिस्ट, तो ये वैसे भी चाहते हैं अप्रैल मई गुजर जाए। और अप्रैल मई अगर अवमानना के केस में गुजर जाता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है, इनको तो चुनाव पार करना है। तो उन्हें पता है कि अगर ये सूची उन्होंने ऑलरेडी मांग रखी है ना, जून तक का समय हमें दिया जाए, तो ये जून तक तो अवमानना केस ही चलेगा। इस सूची के, उन्हें ये पता है ये सूची के जारी होते ही, इस सूची के जारी होते ही देश में हड़कंप मच जाएगा, तमाम डोनर्स के नाम आएंगे। वर्तमान सरकार के साथ वही होगा जो उस समय अन्ना हजारे ने झूठे केस लगा के मनमोहन सिंह को मतलब हराने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ तो सच में नाम सामने आए, तो नाम क्यों आने देंगे नरेंद्र मोदी। इस सूची के जारे होते राजनीति का जो हड़कंप बकेगा उसे मोदी जी नहीं संभाल पाएंगे, ना भाजपा संभाल पाएगी, ना उनकी कोई एजेंसी संभाल पाएगी, ना अंजना बाई और सुधीर तिवारी संभाल पाएंगे। अब एक अंतिम मुद्दे पर मैं आने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये एक अंतिम मुद्दा बचता है कि अगर मोदी और एसबीआई अवमानना का केस फेस करते और सुप्रीम कोर्ट इसे आगे बढ़ाता, सुप्रीम कोर्ट के काम जल्दी करेंगे, तुम लोग डिले कर रहे हो, उनका चुनाव से मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। वो कहते हैं कि तुम लोग टाइम गुजारना चाहते हो, मैं वो नहीं करने दूंगा, और अवमानना केस वो चाहेंगे कि अप्रैल तक निपटा दें। देखिए मैं ये तीसरे पॉइंट पर आया हूं और ये अंतिम पॉइंट है मेरा। मैं अपने थर्ड एम्पायर के जो श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, उनको मैं ये तीसरा पॉइंट भी देना चाहता हूँ कि अप्रैल तक अगर अवमानना का केस निपट गया, एक आध को सजा वजा हो गई, फाइन हो गया, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को बाध्य करेगी अब आप दो, नहीं तो हम जाके ले लेंगे। तो ऐसे में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सूची दे दी। अब देखिए अप्रैल आ गया और उन्होंने सूची दे दी, अप्रैल मई में चुनाव है। अब उन्होंने अप्रैल में सूची दे दी, मगर ये सूची तो आधी अधूरी रहेगी, क्योंकि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ये है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर्स की सूची दीजिए। उस सूची में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसने किसको चंदा दिया, किस पार्टी को कितना दिया, वो बताओ। तो ये पूरी सूची दे देंगे अप्रैल के लास्ट। अब फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट आएगी। सुप्रीम कोर्ट क्यों आएगी, सुप्रीम कोर्ट को क्या इंटरेस्ट है किसी पार्टी में, सुप्रीम कोर्ट को पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल है, संविधान की रक्षा के लिए है।
कि इन्होंने चंदा दिया, वो उन्होंने सूची मांगी है, वो सारे सूची कंपनी इनके सारे नाम दे देंगे अप्रैल में अवमानना को पेश करने के बाद। फिर मई में शुरू हो जाएगा। अब चुनाव की गहमागहमी होगी, फला अच्छे दिन आने वाले हैं या कच्चे दिन गए या क्या हुआ, ये सब नौटंकी शुरू होगी। हजारों करोड़ रुपए के पैसे लगे होंगे। इस समय यहाँ की अवमानना केस की और सूची से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होगा। लेकिन अगर एसबीआई डोनर और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की सूची देगी तो उसको डिस्टिंग्यूश करने, उसको अलग अलग करने कि भाई इसने भाजपा को इसने भाजपा को दिया, इसने कांग्रेस को दिया, इसने समाजवादी पार्टी को दिया, इसने मायावती को दिया, ये डिस्टिंग्विश करने में ही महीना भर लग जाएगा। फिर एक और अगर इन्होंने ऐसे ही दे दी लिस्ट, कैसे पता चलेगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा? एक नया मुकदमा फिर सामने आएगा। मोदी जी के पास बहुत बड़े वकील हैं। फिर एक नया मुकदमा सामने आएगा जिसमें प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी नए सिरे से फ्रैक्शन मांगे कि भाई ये तो ठीक आ गया है, अब आप ये बताइए कि किस पार्टी को कितना चंदा। फिर आप चले गए अप्रैल में और मई में 19 मई तक तो सरकार बन जाएगी। फिर आपका ये मुकदमा चलता रहेगा। तो ये सभी वकील ये कहेंगे अलग अलग पार्टियों के नाम दो, किसको कितना चंदा मिला, किसको क्या मिला। इस नए विवाद में मई 2024 पार हो जाएगा और फिर जून में आ जाएगी नई सरकार। और जून का ही समय तो स्टेट बैंक ने मांगा है कि हम जून में देंगे। अब जून में क्या होगा? देखिए, भाजपा, एसबीआई, मोदी जी, ये तीनों की मंशा है और ये लिख के दिया है स्टेट बैंक ने कि हम आपको जून में सब डिटेल दे देंगे। अब जून में क्या होगा? देखिए, 19 मई में नई सरकार बन जाएगी। अब दो चीजें होंगी। अगर भाजपा जीती, हालांकि जीतने वाली नहीं है, मोदी जी 100 से नीचे पहुंच चुके हैं वर्तमान में, वो 400 पार चिल्ला रहे हैं, बड़े इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। पहला कि भाजपा जीती तो मुद्दा ही खत्म कर देगी, अरे छोड़ो खत्म, सीएनएन और वो सब खत्म हो गया, नागरिकता का आंदोलन खत्म कर दिया, उन्होंने किसान आंदोलन खत्म कर दिया। आंदोलन को कुचलने में तो नरेंद्र मोदी सरकार को हमेशा याद रखा जाएगा। तो अगर मोदी जी जीतते हैं, हैट्रिक बनाते हैं, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, ना तो कोई मुकदमा रहेगा ना कुछ रहेगा। और सितंबर में 24 की सितंबर में शायद चंद्रचूड़ का समय भी चला जाएगा, उनका रिटायरमेंट भी हो जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और अगर देखिए, अगर भाजपा हारेगी और केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, ये तय बात है कि हारेगी, और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो क्या होगा? तो मोदी जी किनारे बैठ जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे। मोदी खुद कई मुकदमे फेस कर रहे होंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी हो। तब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची का मुद्दा है, तब नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। मैं स्टेट बैंक के चेयरमैन है जो खारा साहब, उनको भी बोलना चाहता हूँ, ये जो जितने जेल जाने के आपके, तब आप जेल जाओगे तो नरेंद्र मोदी का आप सबको पहचानेंगे भी नहीं। नरेंद्र मोदी का काम है सिर्फ अप्रैल मई गुजारना, और मई में सरकार बन जाएगी तो जीते तो मुद्दा ही खत्म, और हारे तो आप जेल में। स्टेट बैंक के न जाने कितने अधिकारी जेल में जाएंगे, और एसबीआई के चेयरमैन को जेल जाते देखकर मोदी जी बैठेंगे टेलीविजन में, न्यूज देखेंगे। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो घर पे रहेंगे या और कहीं रखे जाएंगे या कहाँ रहेंगे, लेकिन ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारने जा रहे हैं, और हारने के बाद उन्हें तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची नहीं देने पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के सूची देने के बाद किस पार्टी को कितना पैसा दिया, ये इंफॉर्मेशन नहीं देने पर अगर स्टेट बैंक के चेयरमैन की पेंशन रोकी गई
या स्टेट बैंक के चेयरमैन को जेल भेज दिया गया तो नरेंद्र मोदी का उससे कुछ मतलब नहीं रहेगा। हम लोग कल शाम तक प्रतीक्षा करते हैं कि क्या होगा, वो सूची देंगे या मुझे तो लगता है वो अवमानना केस की तैयारी करके आए होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अवमानना केस में महीना 1.5-2 महीना लग जाएगा, और अगर अवमानना केस पहले खत्म होगा तो फिर वो नया केस देंगे कि इसमें फ्रैक्शन दो कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो दोस्तों, मैं ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट की घोषणा पर एक रिपोर्ट। थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से मैं अभिलाष अवस्थी विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा